चलो हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर डिटेल में कुछ चाहिए, क्योंकि यहाँ रिवीजन लेक्चर में हम थोड़ा फास्ट चलेंगे बेटा, ठीक है, तो तुम लोग मुझे सामने से बता देना। फोटोसिंथेसिस, पहले तो ये मीनिंग आ जाती है कि फोटोसिंथेसिस है क्या। एक तरीके का ये पूरा रिडॉक्स रिएक्शन है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। सिंथेसाइजिंग हो रही है, यहाँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, एक सिंथेसिस की प्रोसेस है, इसलिए इसको एनाबॉलिक बोलेंगे। और एनर्जी इंटरनल यूज होती है, इसलिए इसको एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक रिएक्शन बोलते हैं, क्लियर। तो फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल, लाइट वगैरह जो इसमें यूज हो रही है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल्स यूज होंगे वो सब केमिकल प्रॉपर्टी वाले होंगे। तो फिजियो केमिकल और फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस, तो ये टर्म एकदम याद होने चाहिए। Process in which the organic compound carbohydrate are synthesized. We all know कि C6H12O6 glucose molecule बनेगा, are synthesized from the inorganic raw material water and CO2 in the presence of light and pigment. फिर रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ लाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल पिगमेंट होने चाहिए, और सबस्ट्रेट में क्या चीज चाहिए हमें, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल होने चाहिए। एंड देन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ग्लूकोज, वाटर रिलीज होगा एंड ऑक्सीजन रिलीज होगा। बाई प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें ध्यान में रखनी है क्वेरी की वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने से ऑक्सीजन रिलीज होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है। फिर हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि ये लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, ये तो एकदम गलत नहीं होने चाहिए अपने, क्लियर। ऑक्सीजन इज इवॉल्व एज बाय प्रोडक्ट और वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट, क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब मुझे तुम लोग बताओ इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा क्या रिडक्शन हो रहा है, तो सामने लिखा हुआ है, ठीक है। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। पहले तो जो पूरी ओवरऑल फोटोसिंथेसिस की फिनोमेना है वो हमारे अर्थ को ड्राइव इन करने में रोल प्ले कर रही है। मतलब एक तरीके से जो सारे फूड चेन चल रही है दैट इज डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बंद तो सब बंद, क्लियर। तो हमें पता है कि ये जो ड्राइवन फोर्स है, जो एनर्जी की कंटिन्यूअस सप्लाई चल रही है वो कहाँ से, लाइट एनर्जी सन से है, उसी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। और कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट जब उसको कन्वर्ट करता है सुक्रोज के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, फिर वो सुक्रोज स्टार्च में कन्वर्ट होकर वो फूड चेन में जाता है, तभी हर एक एनिमल की फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, एदर वी टॉक अबाउट द कॉर्निवोर और वी टॉक अबाउट द हर्बिवोर, क्लियर। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। अब लाइट एनर्जी में क्या है, क्वांटम्स है, क्वांटम्स के अंदर क्या है, फोटॉन्स है, फोटॉन्स में क्या है, एनर्जी है, क्लियर। उसी एनर्जी को कन्वर्ट करना है उसको केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी कहाँ पे रहेगी, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सी जो बॉन्डिंग है सारी, उस बॉन्ड में वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। एंड देन हर एनिमल्स में फिर वो फर्दर जाके सेलुलर रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन होती है और वहां से एटीपी रिलीज होता है, ठीक है। ये पूरा एक जनरल फिनोमेना है जो हमारे अर्थ पे चल रहा है। तो वी कैन से कि एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो वही फॉर्म चेंज हुआ यहाँ पे, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। पहले तो इस रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी है ये एकदम क्लियर होना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक ही रिएक्शन में देखने को मिले, क्लियर। During which oxidation of water molecule occurs as it provides hydrogen and proton and electron. During light reaction and reduction of carbon dioxide. Reduction of carbon dioxide कहाँ होता है, dark reaction में होता है, clear. As it accepts proton and electron. जिसको जब क्या बोल रहे हैं इसको, हाइड्रोजन आयन को ऐड कर दिया गया तो रिडक्शन की प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन बायोसिंथेटिक फेज। तो एक्चुअली बायोसिंथेसिस ग्लूकोज की कहाँ हो रही है, वो डार्क रिएक्शन में होगी। डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के बहुत कंपैरेटिव क्वेश्चन आते हैं, वो भी एकदम आपको क्लियर होने चाहिए। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। व्हाई, यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है। एनाबॉलिक मीन्स वो मेटाबॉलिक प्रोसेस जहाँ पे सिंथेसिस होती है। एंडरगोनिक, एंडोथर्मिक क्या हो जाएगा, जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। मतलब सबस्ट्रेट से एनर्जी, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की एनर्जी कम होनी चाहिए, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी हाई है कंपेयर टू सबस्ट्रेट, तो इसके अंदर एनर्जी ऐड हो गई, एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। ये सब मैंने रेगुलर क्लास में अच्छे से बताई हुई है प्रोसेस।
क्लियर है? कोई डाउट? अब अगर व्हाट डू वी नो की बात करें और इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, तो मैंने क्लास में भी बोला था बेटा, फोटोसिंथेसिस, जेनेटिक्स और इनहेरिटेड, ये सारे मॉलिक्यूलर डिस्कवरी, वहाँ पे बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ सब पे आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी ध्यान में रखना है। क्लियर? यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। हर जगह की हिस्ट्री हमें नहीं पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो एक्सपेरिमेंट फेल हुए, जो धीरे धीरे एनालिसिस, जो धीरे धीरे कंक्लूजन पे पहुंचे कि हाँ एक्चुअली फोटोसिंथेसिस ये होती है। हो सकता है कल को कोई थ्योरी आए फोटोसिंथेसिस की और वो इस थ्योरी को डिनाई कर दे, तो हमें ये इंपॉर्टेंस ध्यान में रखनी है हायरार्की हिस्टोरिकल। Some simple experiments show the chlorophyll, green pigment of the leaf, light and carbon dioxide are required for photosynthesis to occur. अब ये क्या क्या है, हम क्या क्या जान रहे हैं? हम यही जान रहे हैं कि हमें क्लोरोफिल चाहिए, लाइट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाएगा, वाटर यूज किया जाएगा और फाइनली ऑक्सीजन को रिलीज करके ग्लूकोज को फॉर्म किया जाएगा। लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इनटू टू लीव्स, in two leaves, a variegated leaf or a leaf that was partially covered with the black paper and one that was exposed to light. On tasting these leaves for starch, it was clear that photosynthesis occur only in the green part of the leaf in the presence of light. अब इसमें सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया क्या क्या किया क्या इन्होंने क्या किया, लीफ को कवर कर दिया। लीफ को कवर किससे, किसी चीज से, ब्लैक पेपर से अगर कवर कर दिया तो इट मीन्स कि उस पोर्शन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें ये चीज कैसे ध्यान में रखनी है, क्योंकि उस टाइम तो पता ही नहीं था ना कि फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है। तो जब तक हिस्ट्री के वहां पे पहुंच जाओ, उस एरा में पहुंच जाओगे, तभी वो चीजें एकदम ध्यान में फिट हो जाएगी। तो अब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पोर्शन से हो रही है। अब हमें पता है कि हाँ जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन जब नहीं पता है तो हम रैंडम टेस्ट करेंगे उसको। तो उसी टेस्ट में क्या है, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया और फिर देखा कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है लीफ में, और वहां से स्टार्च का कंपोजिशन, केमिकल टेस्ट किया गया, तो क्या स्टार्च वहां पे स्टोर हुआ या नहीं हुआ, इस तरीके की प्रोसेस को टेस्ट किया गया। ठीक है, दैट वाज फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स। तो जो पोर्शन कवर था उस पोर्शन में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, एक बेसिक फिनोमेना हो गया। अनदर एक्सपेरिमेंट, मोस्ट हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, डायरेक्ट पूछा जाता है, इसमें KOH यूज होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा। वो क्या कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन हो सकता है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, सम KOH सोक्ड कॉटन वूल को यूज किया है। कॉटन वूल जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहां पे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगी, अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। इट मीन्स कि अगर वहां नियर बाय आपने प्लांट रखा है तो वो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव नहीं कर पाएगा। क्लियर? ठीक है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस फिर नहीं दिखेगी। तो मोस्ट हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या था, अ पार्ट ऑफ लीफ इज enclosed in a test tube containing some KOH soaked cotton wool, cotton which absorbs CO2 carbon dioxide, while the other half is exposed to air. The setup is then placed in light for some time. कुछ देर के लिए उसको लाइट में रख दिया गया, तो क्या होगा, on testing for stars later in the two halves of the leaf, the exposed part of the leaf tested positive for start. Exposed part मतलब जो एयर से कांटेक्ट में था, जिसपे लाइट पड़ रही थी, वहां पे क्या पॉजिटिव टेस्ट दिया उसने स्टार्च के एक्युमुलेशन के लिए या स्टार्च के फॉर्मेशन के लिए। या अगर किसी को माइंड में ये आ रहा है मैम ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च कैसे हुआ, नहीं, दैट इज स्टोरेज। ग्लूकोज इज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ट्रांसलोकेशन के लिए सुक्रोज एंड स्टोरेज के लिए स्टार्च। तो पॉलीसेक्राइड में कन्वर्ट होके वो स्टोर हो गया। ठीक है, तो और पहले से जो भी रहेगा उससे रेट, उससे कंसंट्रेशन में हाई मिलेगा। क्लियर? तो वो पॉजिटिव टेस्ट दे दिया, while the portion that was in the tube test negative. This shows that carbon dioxide is required for photosynthesis. तो अभी हमें क्या क्या मिला, पहले वाले एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल गया कि पिगमेंट जरूरी है। ठीक है, अगर पिगमेंट को हमने कवर कर दिया तो वो रिएक्शन नहीं देगा, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं दिख रही है। फिर हमने क्या देखा सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कि कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी रिक्वायर्ड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं प्रेजेंट होगा, नहीं अवेलेबल होगा, तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। किसने दिया, ये मोसहाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है। क्लियर बच्चा?
ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वेरिगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट एंड सेकेंड वॉज मोल्स हॉल लीफ एक्सपेरिमेंट। दोनों एक्सपेरिमेंट सारे हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट अपने को ध्यान में रखना है। फिर स्टीफन हेल्स का एक्सपेरिमेंट आया, इन्होंने क्या किया, दे रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। कौन सी एयर, कौन सी एयर अवेलेबल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की, एंड लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस in plant. He is considered as discovered of photosynthesis and father of plant physiology. स्टीफन हेल्स को इसलिए क्योंकि इन्होंने एक्चुअली पूरी मेथोडोलॉजी तो नहीं दे दी, लेकिन एक तरीके से इन्होंने इतना जरूर दे दिया कि इस तरीके की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो एक जो पहला अप्रोच इन्होंने दिया कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस वाला, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। इसके साथ आपको एक साइंटिस्ट और याद रखना है, जेसी बोस, हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, वर्ड में, और जगदीश चंद्र बसु, जेसी बोस, हिंदी इंग्लिश में दोनों अलग तरीके से आ जाता है, तो जेसी बोस याद रखोगे तुम लोग, जो कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। फिर प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट है, जोसेफ प्रिस्ले, इन्होंने क्या किया था, अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। ठीक है, ऑब्जर्व दैट अ कैंडल, अब इन्होंने क्या किया, एक जार के अंदर कैंडल रख दिया। अब यहाँ पे केमिस्ट्री है, फिजिक केमिकल रिलीज हो रहा है, क्या रिलीज होगा, गैसेस फॉर्म में रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब एक बर्निंग कैंडल कैंडल जल रही है तो उससे क्या, कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज कर रहा है, प्लांट यूज कर रहे हैं। प्लांट कौन सी गैस इवॉल्व कर रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कौन यूज कर रहा है, एनिमल। ठीक है, सिंपल सा चीज हो गया, सबकी लिंक बना देनी है। अब एक कैंडल जला दिया उन्होंने, कैंडल जलाएंगे, और कैंडल जलने के लिए, कोई भी आग जलने के लिए क्या यूज करती है, ऑक्सीजन। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वो यूज कर रही है, तो वहां पे एक एनिमल रख दिया, सपोज माउस रखा हुआ है। ठीक है, तो वो माउस या वो चूहा ऑक्सीजन की कमी की वजह से खत्म हो जाएगा, और वो कैंडल का भी जलना बंद हो जाएगा जब उस जार में ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो हमें साइंटिस्ट का नाम याद रखना है और अप्रोच को, एक्सपेरिमेंट ध्यान रखता है। तो पिछले एक्सपेरिमेंट में फिर उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में अब उन्होंने कैंडल भी जला दी और एक प्लांट भी रख दिया। ठीक है, प्लांट कैंडल से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। तो ऑक्सीजन इज नाउ अवेलेबल फॉर बोथ माउस एंड कैंडल। ठीक है, बर्निंग कैंडल दोनों के लिए अवेलेबल है। तो उस जार में क्या दिख रहा है कि हाँ, सर्वाइवल भी चल रहा है। इज इट क्लियर बेटा? तो पिछले ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस, a bell jar soon gets extinguished. Similarly, a mouse would soon suffocate in a closed space. He concluded that a burning candle or an animal that breathed the air both somehow damaged the air, but when he placed a mint plant in the same bell jar, he found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn. ठीक है, ये भी डिटेल में ऐसे ही पढ़ाया हुआ है क्लास में भी बेटा। तो पिछले हाइपोथेसिस अब क्या कहती है, क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ये कहीं से नहीं आएगा कि चूहा जिंदा रहा, कि मर गया, कि प्लांट ने क्या किया। प्लांट ने क्या किया ये आ सकता है कि प्लांट लगाने के बाद क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन के लिए आ सकता है। तो पिछले हाइपोथेसिस एज फॉलोज क्या कह रही है, प्लांट रीस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। एक ब्रीदिंग एनिमल और एक बर्निंग कैंडल जिस भी एयर को रिलीज कर रहा है, और वो एयर क्या है आगे, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उस एयर को प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है और रीस्टोर करना है, मतलब फिर से वो प्योर एयर को दे रहा है। क्लियर है? फिर आइगनहाउस एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने क्या किया था, using a similar setup as the one used by Priestley, but by placing it once in the dark and once in the sunlight. ये थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट कर दिया, एक बार उजाले में रख रहे हैं, एक बार अंधेरे में रख रहे हैं। शो दैट द सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस। अभी वहां एसेंशियलिटी प्लांट की देखी गई कि वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है। अब ये क्या देख रहे हैं कि सनलाइट की क्या रिक्वायरमेंट है। somehow purifies the air flow forged by burning candles or breathing animals. क्लियर? और पूरा एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, क्योंकि अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि एक्चुअली क्या होता है। Eigenhaus in an elegant experiment with an aquatic plant showed that in bright sunlight, small bubbles were formed around the green parts, while in the dark they didn't. Later, he identified these bubbles to be oxygen.
रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, देखो कहीं पे अगर वहां पे बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, इट मीन्स कि वहां पे एयर प्रेजेंट है। हेंस ही शोड दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में, ये उन्होंने देख लिया। फिर शैक का एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। ईयर को याद रखो, 79 से चले आए अब हम लोग 1854। तो पूरी एक सीरीज, एक हिस्टोरिकल फोटोसिंथेसिस का पहले भी नोट्स बनाया हुआ है बेटा, और अभी हम एग्जाम में भी नोट्स दे रहे हैं, पूरा हिस्टोरिकल जरूर याद रखो। साइंटिस्ट का नेम, क्या एक्सपेरिमेंट किया और क्या कंक्लूड किया, ठीक है। उसमें कोई स्पेसिफिक अगर प्लांट एनिमल को मेंशन किया है, नेम को मेंशन किया है, तो वो नेम किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए हम बोल रहे हैं। Now, Schreck experiment. It was not until about 1844 that Julius von Stack provided evidence for production of glucose. अब देखो अभी तक अभी क्या यूज हो रहा है उस चीजों पे बात चल रही थी, अब इन्होंने ग्लूकोज पे बात कर रही। When plants grow, glucose is usually stored as starch. His later studies show that the green substance in plant, that is chlorophyll as we know it now, is located in special bodies later called chloroplast within the plant cell. He found that the green parts is in plants is where glucose is made and that the glucose is usually stored as starch. तो पूरे इनकी जो एनालिसिस है वो ग्लूकोज के फॉर्मेशन और स्टोरेज और लोकेशन से रिलेटेड है। क्लियर? तो क्लोरोफिल के बारे में स्टिल दे डोंट नो कि व्हाट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एग्जैक्टली तब तक नहीं पता था। अब आए नील जी। नील जी का एक्सपेरिमेंट एकदम माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन हो गया। A milestone contribution to the understanding of photosynthesis was ईयर कौन सा आ गया देखो, 1897, ये तो उनका बर्थ दिया होगा, चलो ठीक है। A milestone contribution to the understanding of photosynthesis was that made by a microbiologist Cornelis von Neil, who based on his study of purple and green bacteria demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which oxygen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate। अब इन्होंने अब जाके, इनको अभी ये नहीं पता है कि वाटर यूज हो रहा है या क्या यूज हो रहा है, लेकिन इन्होंने जो ग्रीन ये तुम्हारे साइनोबैक्टीरिया लोग यूज कर रहे थे, उस तरीके का इन्होंने एक तरीके से एजम्पशन दिया कि जो पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया नहीं बेसिकली, ठीक है, वो H2S को यूज करते थे, ठीक है। उसी एक्सपेरिमेंट के समहाउ इन्होंने कहा कि कुछ तो ऐसा वो रिलीज कर रहे हैं, एस सल्फर को रिलीज कर रहे हैं इस प्रोसेस में, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा यूज हो रहा है जिससे ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है। तो वो फिर कंक्लूड किए कि, कंक्लूड नहीं कर पाए आई थिंक, ये नहीं कंक्लूड कर दिया था इन्होंने कि H2S सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, ठीक है, H2A as a suitable oxidizable compound or proton donor. In green plant, H2A is the hydrogen donor and is oxidized to oxygen. अब ये ध्यान में रखना है अपने को कि वाटर से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। Some organisms don't release the oxygen during photosynthesis when H2S instead is the हाइड्रोजन डोनर। अगर H2S यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन डोनर के लिए, तो एज एग्जांपल जैसे दिया हुआ है पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, वो क्या यूज कर रहे हैं H2S, वाटर की जगह क्या यूज किया उन्होंने H2S, तो उससे क्या रिलीज होगा, सल्फर रिलीज होगा, ठीक है। द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट ऑक्सीजन जो रिलीज होगा। Hence, he inferred that the oxygen evolved by the green plant comes from the water molecule, not from the carbon dioxide। इसलिए इनका जो नील का एक्सपेरिमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्होंने कंक्लूड कर दिया था कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज हो रहा है। अभी स्प्लिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि कहाँ से आ। नाउ हिल रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिल एंड बैंडल, रॉबर्ट हिल एंड बैंडल ने इस रिएक्शन को दिया था। दे आर क्रेडिटेड फॉर डिटेल स्टडी ऑफ लाइट रिएक्शन एंड प्रपोज जेड स्कीम। जो हम लोगों ने PS1 PS2 में जेड स्कीम देखी है ना, नॉन साइक्लिक वाली, उसको इन्होंने प्रपोज किया था। क्लियर? पूरी स्कीम की डिटेल नहीं बट स्टार्टिंग। डिटेल स्टडी ऑफ लाइट रिएक्शन इज आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्टेलेरिया प्लांट। अब ये प्लांट इंपॉर्टेंट है बेटा,
स्टेलेरिया स्पीसीज को इन्होंने यूज किया, स्टेलेरिया, ठीक है। ही इल्यूमिनेटेड द आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्टेलेरिया मीडिया, ये मीडिया कोई मीडिया नहीं है, इसका स्पीसीज नेम है, नेम ध्यान में रखोगे। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और हाइड्रोजन एक्सेप्टर यहाँ पे क्या है, फेरिसाइनाइड, ये क्वेश्चन बन जाता है, फेरिसाइनाइड इन द अब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कंडीशन क्या दी है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सेंट है, द क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्शन दिया हुआ है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो गई, ए इज इक्वल टू हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और यहाँ पे क्या है वो फेरिसाइनाइड। ठीक है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, फिर एक ऑक्सीजन एक्सेप्टर है जिसने प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, वो कन्वर्ट हो गया टू AS2, ए डिनोट कर रहा है कि कोई भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर है वो हो सकता है यहाँ पे। और हिल रिएजेंट बेसिकली क्या था, हिल रिएजेंट में हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन सा मॉलिक्यूल था, फेरिसाइनाइड। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? आगे चले। नेक्स्ट, अच्छा ये भी देख लो, हिल रिएजेंट में अब हमें पता है कि नेचुरली क्या प्रोसेस होता है, NADP का एग्जांपल है, एंड आर्टिफिशियली पोटेशियम पेरिसाइनेट, इट डिपेंड्स कि आप क्या यूज कर रहे हो उस पे, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट आपको दिए हुए हैं। DCPIP का भी फुल फॉर्म नोट कर लोगे तो अच्छा है, डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल इज द ब्लू कलर डाई विच बिकम्स कलरलेस ऑन द रिडक्शन। एक जो कहते हैं ना कि हम एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजिकल देख के एक एनालिसिस कर सकते हैं, उसके लिए यूज किए। Used oxygen 18 radioisotope technique to show experimentally that oxygen in photosynthesis released from water। मैंने जो टूल एंड टेक्निक दिया है वहां पे आइसोटोप्स टेक्निक तुम लोग को बताई है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप से लेवल करके भी हम देख सकते हैं कि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, वो दो सबस्ट्रेट है, दो सबस्ट्रेट के चांसेस है कि दोनों, जैसे यहाँ पे CO2 के पास भी ऑक्सीजन है, वाटर के पास भी ऑक्सीजन है, तो डिफरेंट टाइप के रेडियो आइसोटोप्स को यूज कर लिया हमने, और जो प्रोडक्ट को हमें स्टडी करना है उस प्रोडक्ट में हम देख लेंगे कि कौन सा आइसोटोप प्रेजेंट है, तो ऐसे एनालिसिस हो जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन 18 यूज हुआ था यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन है आपका। अब कॉन्सेप्ट आता है कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, हिस्ट्री खत्म हो गई, अब बात आती है फोटोसिंथेसिस होता कहाँ। देख मॉर्फोलॉजिकली अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, सब फटाफट बोलोगे कि लीफ में होती है, ठीक है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है सॉफ्ट स्टेम में, हर्बेसियस स्टेम में, ट्राइकोम्स में, जो भी ग्रीनिश पोर्शन है प्लांट के, वो सब कुछ ना कुछ अमाउंट में कंट्रीब्यूशन करते हैं लाइक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लेकिन मेनली अगर हम कहें कि आपके घर का किचन कहाँ है, किचन में मेन फूड प्रोडक्शन हो रहा है, और आपने अपना एक सेपरेट रूम में भी थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रखा है, इंडक्शन रख लिया, बार बार हम पढ़ते वक्त बाहर नहीं जाएंगे, हम अपना चाय कॉफी या जो भी हम थोड़ा सा मैगी वैगी वहां पे बना लेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आप अपने रूम में भी प्रोड्यूस कर रहे हो। लेकिन मेन जहाँ पे मम्मी बना रही है खाना, जहाँ पे दिन रात का खाना बनता है, वो क्या हो गया, किचन। तो इसी तरीके से सेम चीज प्लांट में हो गया, मेन प्रोडक्शन कहाँ है, लीफ एरिया में, ठीक है, और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, जहाँ पे भी ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होंगे वो मेनली वो पार्टिसिपेट करेंगे फोटोसिंथेसिस। So photosynthesis does take place in the green leaves of plant due, but it does so also in the other green parts of the plant. There is a clear-cut division of labor within the chloroplast. Can you name some parts of plant other than leaves where photosynthesis may occur? बता दिया मैंने तुम लोगों को, देखो जैसे सेपल ग्रीन है, हर्बेसियस सिस्टम है, अनराइप ग्रीन फ्रूट्स हैं, जहाँ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, वहाँ फोटोसिंथेसिस चलेगी। ग्रीन चिली देख रहे हैं, ग्रीन टमाटो दिया हुआ है, ये सब फोटोसिंथेसिस, ये फूड फ्रूट हो गया ना, ये तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट हैं, लेकिन वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होती है। फिर क्लोरोप्लास्ट जो बेसिक्स हैं कि यहाँ ये एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट को कैरी किए हुए हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, मेम्ब्रेनस सिस्टम है और स्ट्रोमा है। सेल चैप्टर में बकायदा क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ा हुआ है,
ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कैसा है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है? फास्ट रिप्लाई करो बेटा, इतने में तो फिर 3 दिन लग जाएगा मुझे खत्म करने। डबल मेम्ब्रेन, गुड, वेरी गुड। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड कुछ चीज रिवाइज करो। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ओन डीएनए होगा इसके पास, इसलिए डबल मेम्ब्रेन है। और प्रोकैरियोटिक की थ्योरी जो है कि सेल विद इन सेल, ठीक है, ये थ्योरी जो आई थी वो भी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए थी। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या होगी? लैमेली, जो तुम्हारे ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली, जहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फोल्डिंग है, यहाँ पे थाइलेक्वाइड बनेंगे। ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बेटा? ब्रेकिंग हो जाती है। ठीक है, फोल्डिंग के बाद ब्रेक होके वो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं, तो ग्रेना का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, वो सब चीजें रिवाइज करोगे तुम लोग, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे। एंड फ्लूइड स्ट्रोमा, जो बीच में स्ट्रोमा वाला पोर्शन है, फ्लूइडिक पोर्शन हो गया। क्लोरोप्लास्ट एक छोटे प्रोकैरियोटिक सेल की तरह एज्यूम करो, तो उसके इंटरनल जो साइटोप्लाज्म होगा वो सब क्या हो गया बेटा? उसका फ्लूइड स्ट्रोमा। क्लियर? ग्रेना लैमली और स्ट्रोमा लैमली, ग्रेना जो थाइलेक्वाइड कलेक्शन से बन रहा है दैट इज ग्रेना, और जो उनको कनेक्ट करेगी वो स्ट्रोमा लैमली होगी। basically responsible for the trapping the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH। अब हमें पता है कि लाइट, अब इसी लाइन में छुपा हुआ है कि लोकेशन क्या है लाइट रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन का लोकेशन क्या हुआ फिर? ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली। मेनली कहाँ होगा? ग्रैनल की मेम्ब्रेन पे। क्लियर है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH। ये दोनों हमारे क्या है? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी है इनकी? एटीपी क्या होता है? केमिकल एनर्जी लिया होगा, और NADPH क्या होगा? रिड्यूसिंग पावर लिया होगा। क्लियर बेटा? जो कि यूज होगा डार्क रिएक्शन में। एंड फ्लूइड स्ट्रोमा क्या होगा? यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगा। एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द प्लांट लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ शुगर। तो बेसिकली अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व कब होगी फोटोसिंथेसिस में, किस लोकेशन पे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको लोकेशन वाइज एकदम क्लियर होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल ही नहीं है लाइट रिएक्शन में। ठीक है, ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड आई ही नहीं। जो पहले मिथ था कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन का पार्ट है एंड ऑक्सीजन आपके लाइट रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है। So enzymatic reaction incorporate carbon dioxide into the plant leading to the synthesis of sugar, which in turn forms starch. This is not directly light driven but are the dependent on the product of light. तो हमें हमेशा ध्यान में क्या रखना है बेटा? What is the product of light reaction? ATP होगा, NADPH होगा और ऑक्सीजन होगा। क्लियर? एंड आर कॉल्ड बाय द कन्वेंशन। और ये यहाँ पे NADPH तक ही क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे बात किया जा रहा है कि डार्क रिएक्शन में कौन यूज होगा। ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो गई, ठीक है, वो बाहर एटमॉस्फेयर में आ गई। यहाँ पे यूज होने की बात हुई है, इसलिए ATP और NADPH। ठीक है, बाय कन्वेंशन एज डार्क रिएक्शन और कार्बन रिएक्शन। अब देखो बेटा, एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, जो अभी मैंने बोला कि कौन सा रिएक्शन कहाँ हो रहा है, उस तरीके की ये चीजें बहुत, इस पे टाइम नहीं देते हैं क्योंकि रिएक्शन देखेंगे तो ये रिवाइज ही होगा। लाइट रिएक्शन को अगर देखो तो ये ग्रेना, ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, उसके मेम्ब्रेन पे हो रहा है, ग्रेना पे हो रहा है लाइट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, प्रोटॉन आयन निकलेगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, फिर इसका प्रोडक्ट क्या है? ये एरो जा रहा है एटीपी और NADPH2, और बेसिकली इसको सही लिखने का तरीका क्या होता है? NADPH.H, प्रोटॉन आयन रहेगा तो प्लस रहेगा। क्लियर? फिर ये कैल्विन रिएक्शन में कह लो या TCS, यहाँ पे डार्क रिएक्शन कह लो, उसमें ये यूज होगा, और यूज होगा तो फिर इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिसिपेट करेगा एंड देन शुगर मॉलिक्यूल का कन्वर्जन होगा, और ये साइक्लिक रिएक्शन होगा क्योंकि जो रिसीवर है, जो पहला रिसीवर है, वो फिर से इनको रीजनरेट करना है। क्लियर बच्चे?
और उससे फिर से NADP प्लस और ADP रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि वो फिर हमें लाइट रिएक्शन के लिए चाहिए। तो ये पूरा एक इंटरकनेक्शन दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट का। डिवीजन ऑफ फ्लेवर इन क्लोरोप्लास्ट, क्लियर है? नाउ अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है इसमें बहुत यहाँ पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट देखो, हाईलाइट इंटेंसिटी को पैरास्ट्रोब पोजीशन कहते हैं, जो ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लिख रहा है, दैट इज। एंड लो लाइट इंटेंसिटी एपिस्ट्रोप, ये जो हॉरिजॉन्टली अरेंज दिख रहा है। एंड मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी पे आपको स्कैटर्ड दिखेगा। तो मैक्सिमम जो फंक्शनिंग होती है वो तो मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी पे ही होती है। So this is various kind of alignment of chloroplast. When do you think the chloroplast will be aligned with their flat surface parallel to the wall? Parallel to the walls. Flat surface. अभी हमने देखा ना, under high light condition this is parastroke, ये वाली. When do you think chloroplast will be perpendicular to the incident light? इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये कहाँ पे तुम्हारा हो रहा है? एपिस्ट्रोक। एपिस्ट्रोक, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, लाइट ऐसे आ रही है और ये हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड। चलो एडिशनल इंफॉर्मेशन ये मिली है, दैट इज द वेरियस काइंड ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है एक पिगमेंट के बारे में, ठीक है। पिगमेंट अरेंजमेंट और जो फोटो सिस्टम का बनना है, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है, स्पेक्ट्रम की बात की जाए, वो सब यहाँ से आ जाएगा। हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? मेन पिगमेंट कौन सा होगा? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होगा। उसके बाद एसेसरी पिगमेंट्स क्या क्या होते हैं? कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन। और हमने बताया था क्लास में कि जैसे आपके घर पे टीवी के सिग्नल कैच करने के लिए जो डिश वगैरह लगी होती है, उसके सेंटर में आप देखो तो एक यूनिट लगी होती है एंड पूरी एक छतरी शेप से एक स्ट्रक्चर लगा होता है। तो उसी तरीके का स्ट्रक्चर इनके पास समझ लो। ये एसेसरी पिगमेंट भी कुछ ना कुछ अमाउंट लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और वो उस सेंटर यूनिट को देंगे, और वो सेंटर यूनिट क्या होगा? क्लोरोफिल, ठीक है। Photosynthesis pigments are special molecules those absorb, transmit, and reflect different colors of light from the visible spectrum of sunlight. Pigment appears in the color which it reflects and uses the color which it absorbs. जो रिफ्लेक्शन से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से कलर दिखता है उसका, और एब्जॉर्प्शन की तो अलग होता है, ठीक है। क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन, ठीक है। पार भी याद रखोगे, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन PAR 400 to 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट होगी, वो रेडिएशन होंगी, वही क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। क्लोरोफिल की बात करें तो ग्रीन कलर पिगमेंट लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर सिंथेसिस सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और मैंने रेगुलर क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल दिया हुआ है कि एक थाइलेक्वाइड के अंदर कितने क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे, किस तरीके का स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का, ए का स्ट्रक्चर, बी का स्ट्रक्चर, वहां पे कितने अमाउंट में प्रेजेंट होगा, कितनी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो नोट से वहां से अच्छे से रिवाइज करोगे। क्लोरोफिल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप ABCDE, ई तक रहता है, ठीक है। ABCDE, जिसमें प्रोमिनेंट क्या है? A और B। यूनिवर्सल क्या है? A। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बता दिए थे क्लास में। Chlorophyll is A is universal pigment which is found in all oxygen liberating photosynthetic organisms. Its color is blue green in chromatogram. Chlorophyll B accessory